नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 4 लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। दोस्तों, यह प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है। यहाँ आपको बताना है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। मेडुला के द्वारा होता है मस्तिष्क में श्वसन का नियंत्रण। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। आपको बताना है कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वह किससे अभिव्यक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टेन संख्या। किससे? तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता को अभिव्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंजाइम क्या होता है। यहाँ आपको बताना है कि एंजाइम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल गैस किसका संयोजन होता है। यहाँ आपको बताना है कि जल गैस किसका संयोजन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO और H2। CO और H2 का जल गैस संयोजन होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न ईंधन में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। यहाँ आपको बताना है कि निम्न ईंधन में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वह न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आपको बताना है कि वायु शक्ति में कौन सा ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। क्या? तो गतिज ऊर्जा जो होता है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी इंसान को पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है किसी भी इंसान को अपनी पूरी ऊंचाई देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई के बराबर। ये जितना उसका ऊंचाई है उतना ही होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि विज्ञान के किस शाखा में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलिया बायोलॉजी। पीलिया बायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन आवर। क्या कहते हैं? तो उसे गोल्डन आवर कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी सहायता से रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। आपको बताना है किसकी सहायता से रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, ये दोनों के कारण ही ऐसा परिवर्तित होता है। दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसार का सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। यहाँ आपको बताना है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम संसार का सबसे छोटी कोशिका का नाम है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस गैस को मास गैस भी कहा जाता है। आपको बताना है कि किस गैस को मास गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
CH4 को हम मास गैस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। यहाँ आपको बताना है कि 1 जूल जो होता है वह कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.24। कितना, 0.24 कैलोरी के बराबर होता है 1 जूल। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना है कि पेलेग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर। क्या, तो मीटर होता है आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भिवानी नाशक के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ आइडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है कि भिवानी नाशक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो पदार्थ है उसका आइडोफॉर्म का रासायनिक रूप के सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CHI3। क्या, CHI3 इसका रासायनिक सूत्र है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुरुत्वीय त्वरण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 प्रतिरोध 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम को एक किस श्रेणी में जोड़े जाते हैं कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ आपको बताना है कि 3 प्रतिरोध 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। जब जोड़ा जाता है तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 ओम। कितना, तो 25 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में से शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, 3 प्रतिरोध 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ आपको बताना है कि 3 प्रतिरोध 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में यानी कि एक ही क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.2 ओम। कितना होगा, ये सबको अगर जोड़ा जाता है तो इसका कुल प्रतिरोध जो होगा वह 2.2 ओम होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहता है। आपको बताना है कि जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसमें क्या अपरिवर्तित होती है, मतलब कि क्या अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति जो होता है वह अपरिवर्तित होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आपको बताना है कि किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर यानी सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्फा, बीटा तथा गामा की
वेधन शक्तियाँ अपने आरोही क्रम में किस प्रकार होगी। आपको यह बताना है कि अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्ति जो होता है वो आरोही क्रम में किस प्रकार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामा बीटा अल्फा। क्या होगा, तो गामा बीटा और अल्फा ये तीनों आरोही क्रम में है। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ आपको बताना है कि मनुष्य के खोपड़ी में यानी कि दिमाग में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22। कितना, 22 हड्डियां होता है मनुष्य के खोपड़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपको बताना है कि मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो होता है मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। यहाँ आपको बताना है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। धान के खेत में मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र माना जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पॉलीथीन किस से बनता है। यहाँ आपको बताना है कि पॉलीथीन किसके से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी एथिलीन और एथेन ये दोनों से बनता है। यानी कि ये दोनों का सेम ही नाम है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको एथिलीन और एथेन भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में दे सकता है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजन में किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। यहाँ आपको बताना है कि उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकल। निकल में हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।